नमस्कार दोस्तों, हम क्लास 10th के विषय विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बार बता देता हूं, अभी तक पिछले क्लासों को मिला के हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 और 4 तीन चैप्टर के हमने टोटल 30 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। अगला चैप्टर जो है वो ले रहे हैं अध्याय नंबर 2, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें अनेक प्रकार के तंत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 जो है, अध्याय 2 हमारा रहेगा मानव तंत्र। अध्याय 2 है हमारा मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। क्लास जो है, वीडियो जो है, आप रेगुलर देखते रहिए, जिससे आपको अच्छे से ये अच्छे से याद भी हो जाए और आपकी रूटीन जो है वो बना रहे और बोर्ड में आप अच्छे नंबर भी प्राप्त करो। चलिए शुरू करते हैं मानव तंत्र के बारे में। तो इस पार्ट के अंदर हम कितने तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हम तंत्र पढ़ेंगे, कुल तंत्र जो है उसमें पढ़ेंगे हम एक तो पाचन तंत्र, एक तो पाचन तंत्र पढ़ेंगे। पाचन तंत्र के अलावा दूसरा हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। चौथा हम लेंगे उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद लेंगे हम तंत्रिका तंत्र और लास्ट आता है इसमें अंतःस्रावी तंत्र, जो कि हार्मोन से जुड़ा हुआ है। अब सिलेबस 2021 की बात करें तो यहाँ पर एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र, ये जो है 10th के विज्ञान के सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। ये हम 2 तंत्र हम नहीं पढ़ेंगे। तो अपने पास में बचते हैं 4 तंत्र। एक और तंत्र है इसमें, मैं एक तंत्र और ध्यान रखिएगा, जनन तंत्र। जनन तंत्र, ठीक है। तो कुल मिला के हम यहाँ पर तंत्र पढ़ने जा रहे हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और जनन तंत्र। इनके बारे में पढ़ेंगे। 2 तंत्र जो है हमारे सिलेबस से अब हटा दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। हेडिंग रहेगी हमारी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, हम सबसे पहले पाचन तंत्र में भोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि हम भोजन क्यों करते हैं। तो हमारा भोजन करने का जो तात्पर्य है वो सीधा सा होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा प्राप्त करना। यानी भोजन हम इसलिए करते हैं ताकि शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो सके और उसी ऊर्जा से हम दैनिक क्रियाएं या गतिविधियां करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाचन किसे कहेंगे। तो पाचन तंत्र में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाचन। पाचन की क्या है परिभाषा, किसे कहेंगे पाचन। देखिए, बेसिकली हम सब जानते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद में वो आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत द्वारा कंप्लीटली गुजरने के बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मैं ये कहूँ कि भोजन के अंतःग्रहण से लेकर भोजन के अंतःग्रहण से लेकर भोजन के अंतःग्रहण से लेकर उत्सर्जन तक, अनेक अंग
तथा ग्रंथियां मिलकर कार्य करती है। कार्य करती है। भोजन के अंतःग्रहण से लेकर उत्सर्जन तक अनेक अंग तथा ग्रंथियां मिलकर कार्य करती हैं। ऐसे तंत्र को या इसी तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं। दूसरी बात आती है कि इसमें दो चीजें हमने मुख्य रूप से देखी। पहली देखी हमने कि अनेक तो अंग मिलकर कार्य करते हैं और ग्रंथियां मिलकर कार्य करती हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से अंग और कौन कौन सी ग्रंथियां मिलकर कार्य करती हैं। तो हम अंगों और ग्रंथियों को मिलाकर इसके बारे में एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखिए, पाचन तंत्र लिखते हैं सबसे पहले। पाचन तंत्र अब पाचन तंत्र का हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं जिसे अपने याद रहे कि ये जो है तंत्र और ग्रंथियां कैसे काम कौन कौन सी होती है ये। तो देखिएगा, इधर लिख देता हूं मैं अंग और इधर लिख देता हूं ग्रंथियां। चलिए अंगों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला अंग आता है वो है मुख। पहला अंग है मुख। दूसरे अंग की बात करें वो है ग्रसनी। तीसरा अंग है वो है ग्रासनली। चौथा आमाशय। पांचवा छोटी आंत। छठा बड़ी आंत। और लास्ट लिखेंगे सातवां, वो है, दिख नहीं रहा आपको, ओके, मलद्वार। तो टोटल कितने अंग हो गए? 7 अंग। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। ये हो गए 7 अंग। ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियां पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे लार ग्रंथि। दूसरा पढ़ेंगे यकृत ग्रंथि। और तीसरा लेंगे अग्नाशय ग्रंथि। तो कुल मिला के पाचन तंत्र में 7 प्रकार के अंग और 3 प्रकार की ग्रंथियां मिलकर कार्य करती हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले अंग के बारे में और वो है मुख। मुख का अध्ययन करने से पहले 1-2 लाइन में आपको इसके बारे में बता देता हूं कि ये जो अंग मिलकर जो है ये आहार नाल का निर्माण करते हैं। तो हम आगे ले लेते हैं। चलो इधर ले लेते हैं इसको, यहां लिख देता हूं मैं आगे का काम। चलिए हम लिखेंगे कि सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। आहार नाल का निर्माण करते हैं। आहार नाल का अर्थ हुआ दोस्तों, मुख से लेके जब भोजन को बाहर निकाला जाता है वहां तक जितने भी अंग और ग्रंथियों से होके भोजन गुजरता है तो एक नली नुमा संरचना से गुजरता है। इन्हीं पूरे तंत्रों को मिला के, पूरे अंगों को मिला के एक जो नाल का निर्माण होता है, एक नली का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है आहार नाल। ठीक है। अब ये जो आहार नाल है ये तकरीबन देखा जाए तो मुख से तो शुरू होती है और ये हमारे शरीर के मल द्वार तक जाती है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, ये जो आहार नाल है, इस आहार नाल के कार्य क्या है?
आहार नाल के कार्य। हाँ, एक चीज और, इसकी लंबाई जो होती है लगभग, इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। आहार नाल की संपूर्ण या टोटल लंबाई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। अगला बात करते हैं इसके कार्य। भाई आहार नाल के क्या कार्य होंगे? तो आहार नाल के क्या कार्य होंगे, देखिए आहार नाल के कार्य। आहार नाल के कार्य की बात करें तो इसके मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। 3 कार्य कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है आहार को सरलीकृत करना। आहार को सरलीकृत करना, यानी जो भोजन आया है वो एक जटिल तत्वों के पदार्थों से मिलकर होता है, उसके अंदर जटिल पदार्थ होते हैं, उसको वो क्या करता है, सरल पदार्थों में तोड़ देता है। पहला हमने पढ़ा आहार को सरलीकृत करना। दूसरा है पचित आहार का अवशोषण। जो भोजन पच गया है उस पचे हुए भोजन में से पौष्टिक पदार्थों को अवशोषित करना ही पचित पदार्थों का अवशोषण कहलाता है। तीसरा हम बात करें तो वो होता है भोजन को मुख से मल द्वार तक ले जाना। भोजन को मुख से मल द्वार तक ले जाने का कार्य है, ये भी किसके द्वारा किया जाता है? आहार नाल के द्वारा किया जाता है। अब ये जितना भी जो कार्य किया है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। चलिए इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप याद भी करें और इस नोटबुक में इस काम को करते वक्त अच्छे से कर भी पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र में प्रयुक्त अंगों के बारे में। तो पाचन तंत्र में जो प्रयुक्त अंग हैं उन अंगों में मुख्य रूप से प्रमुख अंग, पहले अंगों के बारे में पढ़ेंगे फिर ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख अंगों में से सबसे पहले पढ़ते अंग वह है मुख। मुख के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार की होती है मुख की संरचना, कौन कौन से अवयव इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिक बात यह है कि ये जो मुख होता है हमारे भोजन का प्रारंभिक भाग मुख से ही शुरू होता है। यानी हम ये कह सकते हैं मुख जो है वो आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है। यानी यह आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है। यह हमारे आहार नाल का सबसे पहले का भाग होता है जो मुख गुहा में खुलता है। हमारे मुख के अंदर जैसे ही हम होठों के आगे से मुख के अंदर प्रवेश करते हैं तो आगे का जो भाग होता है वो होता है मुख गुहा। तो ये आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है जो कि कहाँ खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। और मुख गुहा जो है जो एक कटोरे नुमा संरचना है। हमारा मुख जो है वो अंदर से बिल्कुल एक कटोरे जैसा है, खाली कटोरे जैसा दिखाई देता है अंदर से, तो इसलिए इसको कहा गया है कि एक कटोरे नुमा संरचना है। इसके ऊपरी भाग में हम जानते हैं कठोर तालु होता है। हमारे मुख के अंदर अंगुली डाल के ऊपर का भाग देखना बिल्कुल कठोर होता है और नीचे का भाग जो होता है वो जीभ के नीचे होता है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो ऊपर का भाग जो है वो कठोर, नीचे का भाग जो होता है वो कोमल होता है। तो मैं कहूंगा इसके ऊपरी भाग में कठोर तालु व
निचले भाग में कोमल तालु होता है। ऊपरी भाग में कठोर तालु और निचले भाग में कोमल तालु होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मुख गुहा के अंदर एक मांसपेशियों से बनी संरचना पाई जाती है जिसको हम जीवा कहते हैं, और ये जीवा होती है जो पीछे से चिपकी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। तो वो कौन से भाग से जुड़ी हुई होती है ये भी हम लिखेंगे। तो हम कहेंगे उस भाग का नाम है फ्रेनुलम लिंगुअल। तो मैं कहूंगा मुख गुहा के आधार भाग और आधार भाग की जो संरचना है उसका नाम है फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जीवा जुड़ी होती है। मुख गुहा के आधार भाग फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जीवा जुड़ी होती है। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है दोस्तों कि जीवा जो है वो मुख के कौन सी संरचना द्वारा जुड़ी होती है, तब आपका आंसर होगा फ्रेनुलम लिंगुअल। इस संरचना का नाम है फ्रेनुलम लिंगुअल। दूसरी बात करते हैं। तो मुख में आप सभी जानते हैं 32 दांत पाए जाते हैं कुल मिलाकर, जो मसूड़ों में धंसे हुए होते हैं। ठीक है, तो दांतों के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे और अब इसके बारे में हम लिखेंगे मुख में ऊपर तथा नीचे मसूड़ों में दांत पाए जाते हैं। अब जो आपने देखे होंगे मुख के अंदर दांत बिल्कुल एकदम फिट होते हैं, दांत जो है मसूड़ों के अंदर धंसे हुए होते हैं। तो ये जो धंसे हुए होने की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कहा जाता है, इस व्यवस्था जिसमें मसूड़ हैं, मसूड़ों के अंदर दांत बिल्कुल अंदर से फिट होते हैं, हिलते भी नहीं है, मजबूत होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इस व्यवस्था को कहा जाता है घृतदंती। तो हम लिखेंगे इस व्यवस्था को घृतदंती कहा जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? घृतदंती कहा जाएगा। यहां पर आपको ये सब ध्यान रखना है, घृतदंती। इस व्यवस्था जो है ये, जिसमें दांत इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, इस व्यवस्था का नाम है घृतदंती। अब जो दांत है वो कुल 32 होते हैं, हम जानते हैं, हम छोटी क्लासों से पढ़ते भी आए हैं। लेकिन ये दांतों के प्रकार हैं, तो दांतों के प्रकार 4 होते हैं। तो हम लिखेंगे, यहां लिख देता हूं मैं आपके, दांतों के प्रकार। जो दांतों के प्रकार है वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब मैं चारों का आपको कार्य भी बता देता हूं कि इनके अलग अलग दांतों के क्या क्या कार्य हैं। चारों दांतों के बारे में अच्छे से अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं, सबसे पहले दांतों के बारे में लेते हैं हम कृतंग। सबसे पहले बात करते हैं कृंतक के बारे में। और कृंतक के बारे में सबसे पहले देखा जाए तो इसका काम क्या होता है। तो कृंतक का जो कार्य होता है वो होता है भोजन को काटना। किसी भी चीज को काटना, चाहे वो भोजन कठोर भी हो सकता है, जनरली कठोर भोजन तो होता भी नहीं, लेकिन उसको जो काटने का मुख्य काम होता है, जिसको कुतरना भी कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कृतंक दांत ही करते हैं। अब कृतंक जो दांत होते हैं वो कुल मिला के हमारे मुख के अंदर 8 होते हैं। तो वो 8 किस व्यवस्था में होते हैं, देखिए मैं आपको एक सूत्र द्वारा बताता हूँ। 4 होते हैं ऊपर के जबड़े में, सबसे आगे वाले दांत, सबसे आगे वाले जो दांत होते हैं उनको कहा जाता है कृंतक। ठीक है, 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं सबसे आगे वाले 4, और 4 ही
नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। ये आपको सूत्र जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो टोटल ये जो दांत होते हैं हमारे मुख के अंदर कृतंग, वो होते हैं 8 प्रकार के। इनका काम होता है भोजन को काटना, कुतरना। अब यहां से एक बात और निकल के आ गई, जो चूहे होते हैं वो किसी भी चीज को कुतर देते हैं। तो इससे सीधा निष्कर्ष निकलता है कि चूहों के अंदर कौन से दांत ज्यादा विकसित होते हैं? कृतंग। चूहों में ज्यादा विकसित चूहों के अंदर जो सबसे ज्यादा विकसित दांत होते हैं वो होते हैं कृतंग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दांतों का दूसरा प्रकार लेते हैं, और दूसरा प्रकार है दांतों का रदनक। दांतों का दूसरा प्रकार है रदनक। अब जो रदनक है उसका काम होता है भोजन को चीरना या भोजन को फाड़ना। किसी भी चीज को हम चीर फाड़ करते हैं तो वो इन्हीं दांतों द्वारा किया जाता है। तो रदनक का काम होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। ठीक है, इनके दांतों की बात करें तो ये टोटल दांत होते हैं 4, यानी 2 होते हैं ऊपर के जबड़े में, 2 होते हैं नीचे के जबड़े में। जो हमने कृतंग पढ़े थे उनके बगल में एक एक दांत, जैसे मान के चलिए कंप्लीटली जबड़ा है तो आगे के जो 4 दांत है वो तो आगे कृतंग, इनके साइड में जो होंगे एक इधर एक इधर, ये जो दांत होंगे ये कहलाएंगे आपके रदनक। ये 2 और 2 इनकी संख्या होती है टोटल 4। ठीक है, ये जो दांत होते हैं आपको पता है हाथी के जो दांत होते हैं 2 दांत निकले हुए थे, वो दांत कौन से होते हैं? वो रदनक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। आगे बात करते हैं, अगले दांतों के बारे में पढ़ते हैं। अगला है अग्रचर्णक। अग्रचर्णक अग्रचर्णक के बारे में, जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में दाढ़ भी कहते हैं कि भाई दाढ़ हिल रही है, दाढ़ दर्द कर रही है, वही इसका काम होता है भोजन को चबाना। ये भोजन को चबाने का कार्य करवाते हैं। दूसरी बात करते हैं इनकी संख्या के बारे में। तो इनकी संख्या के बारे में बात करें तो इनकी संख्या होती है 4 ऊपर और 4 ही नीचे। टोटल ये भी दांत जो होते हैं 8 प्रकार के दांत होते हैं। और लास्ट अब दांतों के बारे में बात करते हैं, वो है चूर्णक। चूर्णक के बारे में बात करें तो ये भी काम करती है भोजन को चबाना। ये दांत भी भोजन को चबाने का कार्य ही करते हैं। दांतों की संख्या के बारे में बात करें तो ये 6 ऊपर के जबड़े में, 6 नीचे के जबड़े में, ये टोटल 12 दांत होते हैं। इनका काम भी भोजन को चबाना ही होता है। ठीक है, अब हम दांतों के बारे में एक बार वापस शुरू से देख लेते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्णक, चूर्णक। भोजन को काटना चूहों में विकसित, भोजन को चीरना फाड़ना, और ये मांसाहारी जंतुओं में भी ज्यादा होते हैं। ये भी एक मैं चलो लाइन लिख देता हूं, मांसाहारी जंतुओं में। मांसाहारी जंतुओं में, मांसाहारी जंतु जितने भी होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या शेर हो, वैसे में कुत्ता सर्वहारी होता है, शेर हो या चीता हो या फिर भेड़िया हो, ये मांसाहारी जंतु जो होते हैं वो उनके अंदर ये ज्यादा दांत विकसित होते हैं, रदनक। ठीक है, चलिए फिर आता चूर्णक। इसको भी चबाना, 8 संख्या चूर्णक, अग्रचूर्णक और चूर्णक। संख्या की बात करें तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, यानी दांतों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 32। यानी कुल दांत जो होते हैं हमारे मुख के अंदर वो होते हैं 32। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वो हम ग्रसनी पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमने प्रमुख अंग मुख से शुरू किया है, तो यहां तक आप एक बार बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। आगे हम लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जो हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं उस तंत्र में ये अंग कहाँ होते हैं, किस प्रकार दिखाई देते हैं, उनके बारे में आपको एक बार बता देता हूं। चलिए, ये देखिएगा एक चित्र, इस चित्र को अच्छे से देखिएगा। ये कंप्लीटली पाचन तंत्र का चित्र है, मैंने ही बनाया है। देखिए इस चित्र को, यहाँ पर हम मुख के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया इसके बारे में। ये देखिए ग्रंथियां, लार ग्रंथि है, इसके अलावा ये देखिए अग्नाशय ग्रंथि है, ये यकृत, 3 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ने वाले थे। ठीक है,
मुख के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो आगे मुख से भोजन जो है वो आता है इस नली में। इस नली का नाम है ग्रसनी। साथ साथ में इसको इस डायग्राम द्वारा आपको समझाता ही रहूंगा, जिससे आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, कभी जिंदगी में भी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। और बहुत बढ़िया नोट्स भी बन रहे हैं, तो बोर्ड में बहुत बढ़िया नंबर आने के पूरे चांसेस हैं आपके साइंस में, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है इस बात में, तो ठीक है। तो ये पाचन तंत्र जब हम पूरा पढ़ लेंगे, इसकी जो क्रियाविधि पढ़ेंगे, तब मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता भी रहूंगा। अगला जो पॉइंट ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं ग्रसनी। चलिए अब ग्रसनी के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, पहला हमने अंग कंप्लीट पढ़ लिया है मुख। मुख के बाद में जो अपना अगला अंग पढ़ रहे हैं वो है ग्रसनी। दूसरा अंग है ग्रसनी। तो ग्रसनी की क्या विशेषता है? ग्रसनी के बारे में इतना तो हमें पता चल ही गया है कि भोजन जो है मुख गुहा से बाद में कहाँ आता है, वो भोजन सीधा ग्रसनी में ही आएगा। तो ग्रसनी के बारे में एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि ये किस प्रकार है। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये तालू के पिछले भाग में पाई जाती है, ठीक है, जो भोजन को ग्रास नली में भेजने का कार्य करती है। तो हम एक लाइन लिख देते हैं इसके बारे में, यह भोजन को मुख गुहा से ग्रास नली में ले जाती है। इसका काम क्या है? इसका काम होता है भोजन को मुख गुहा से ग्रास नली में ले जाना, ठीक है। अब एक इस नली की बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता ये है कि ये ग्रसनी ही निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है, डिसाइड करती है कि भोजन जो है वो किस नली में जाना चाहिए और श्वसन जो है, श्वास है, वो किस नली में जानी चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो भोजन कभी भी श्वास नली में नहीं जाना चाहिए, ये बेसिक नियम है। तो भोजन श्वास नली में नहीं जाए, इसके लिए कौन डिसाइड करती है? हमेशा ग्रसनी डिसाइड करती है कि भोजन हमेशा किस में जाना चाहिए, ग्रास नली में ही जाना चाहिए, श्वास नली में नहीं जाए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं लाइन, ग्रसनी सुनिश्चित करती है कि भोजन हमेशा ग्रास नली में ही जाए। अब इसके अंदर ऐसी क्या विशेषता पाई जाती है जिसकी वजह से ये भोजन को ग्रास नली में भेज देती है और वायु को श्वास नली में? तो मैं कहूंगा इसके अंतिम भाग पर नीचे की तरफ मुड़ा पल्ला होता है। जिसे घाटी ढक्कन कहा जाता है। घाटी ढक्कन, हालांकि घाटी ढक्कन के बारे में जब हम ग्रास नली पढ़ेंगे तो एक बार और इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक संरचना ध्यान रखनी है, संरचना का नाम है घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन क्या करता है? ये भोजन को हमेशा ग्रास नली में भेजता है। जब हम भोजन करते हैं तो ये श्वास नली को बंद कर देता है। श्वास नली बंद हो जाएगी तो भोजन है वो फिसल कर कहाँ चला जाएगा? वो ग्रास नली में जाएगा। किसी भी दिशा में ये भोजन जो है वो श्वास नली में नहीं जाएगा। अब ये जो ग्रसनी है वो 3 प्रकार की होती है, 3 भागों में विभक्त होती है। 3 भाग होते हैं इसके। तो इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है नासाग्रसनी, क्योंकि ये नाक से भी जुड़ी होती है, श्वसन में भाग लेती है, इसलिए इसका नाम हुआ नासाग्रसनी। दूसरा, क्योंकि ये मुख से जुड़ी हुई है तो मुख ग्रसनी।
और तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये कंठ से जुड़ी हुई है, तो इसको कहेंगे कंठ ग्रसनी। चलिए एक बार वापस बता देता हूं मैं आपको। ग्रसनी जो है वो 3 भागों में विभाजित होती है। इसके 3 भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। यहां पर आपको इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रसनी हमने कंप्लीटली कर लिया है। अगला जो पॉइंट है वो हम लेंगे ग्रास नली। तीसरा जो पॉइंट है वो है ग्रास नली। ग्रास नली आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक है ग्रास नली वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।